नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटनाचक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 तक बात कर लिया था। अब बात करते हैं इसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकृति और लोगों के उच्च आकांक्षा गठबंधन। हाँ, इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, ये जो है विश्व के 75 से ज़्यादा देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, अंतर सरकारी समूह है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो जब 2021 में पेरिस में वन प्लैनेट समिट हुआ था, तो उसके दौरान इसे लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो आज आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण का कितना तेज़ी से ह्रास हो रहा है, जिसमें प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं, तो प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोका जा सके, जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा की जा सके। इसमें एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि एवं महासागरों का संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। ये 30/30 इसको लक्ष्य कहते हैं। मतलब 2030 तक 30% जो भूमि है और महासागर है, इसका संरक्षण करना है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसके 3 अध्यक्ष हैं, कोस्टा रिका, फ्रांस और UK। ये इस गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और भारत इसमें आधिकारिक रूप से कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें 7 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2021। नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1833 में जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उनका जन्म हुआ था, और इन्हीं की वसीयत के आधार पर नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई 1900 में। और फिर 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किन किन क्षेत्रों में? तो आप देख सकते हैं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। और फिर 1969 में, या 68 कह लीजिए, 68 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। और पहला जो अवार्ड था वो 1969 में इकोनॉमिक्स का दिया गया था। ठीक है, तो इसी क्रम में 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको किसको मिला है? तो आप देख सकते हैं, 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है। डेविड कार्ड, जो कि कनाडाई मूल के हैं, अमेरिकी विद्वान, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। देखिए, इसकी कोई ट्रिक आप बना सकते हैं, या कैसे भी करके इसे ध्यान रखना है, नाम जरूर याद रखना है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट है शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? तो आप यहाँ 2 लोगों को देखेंगे, 2 नाम हैं, मारिया रेसा जो कि फिलीपीन से हैं, और दिमित्री मुरातोव, ये कहाँ से हैं? रूस से हैं। क्यों मिला है इन्हें? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, जो मारिया रेसा हैं, उन्होंने खोजी पत्रकारिता के लिए एक मीडिया कंपनी बनाई थी जिसका नाम है रेपलर। ठीक है, और इन्होंने भी, जो दिमित्री मुरातोव हैं, उन्होंने नोवाया गजेटा नामक एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना किया था। तो इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, इस वजह से इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जो साहित्य का नोबेल है, तो आप देख सकते हैं ये किसको मिला है? ये है तंजानियाई मूल के हैं, इंग्लैंड में अब वहाँ रहते हैं, उनकी नागरिकता मिल गई इंग्लैंड की। तो नाम क्या है इनका? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, क्यों मिला है? तो इनको मिला है उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच जो फंसे शरणार्थी हैं, मतलब उपनिवेशवाद है और संस्कृति और महाद्वीपों के बीच जो शरणार्थी फंसे हुए हैं, उनके भविष्य के स्पष्ट और करुणामय चित्रण के लिए दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इनका जो अंग्रेजी में लिखित उपन्यास है, पहला उपन्यास है, वो है मेमोरी ऑफ डिपार्चर। क्या है? मेमोरी ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो रसायन विज्ञान का है। रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो किन लोगों को मिला है? तो उनका नाम आप यहाँ देख सकते हैं, बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मनी से, और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है भौतिकी का नोबेल। भौतिकी विज्ञान का जो नोबेल है वो 3 वैज्ञानिकों को मिला है। 3 वैज्ञानिकों को, उनके नाम क्या है?
तो एक तो जापानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है शिवकुरो मनाबे, शिवकुरो मनाबे। और यहाँ पर एक नाम है क्लास हेज़लमैन, क्लास हेज़लमैन। और जो तीसरा नाम है वो यहाँ पर दिया गया है जॉर्जियो पारिसी, जॉर्जियो पारिसी। ठीक है, जॉर्जियो पारिसी। तो ये 3 नाम हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल दिया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, शिवकुरो मनाबे, क्लास हेज़लमैन और जॉर्जियो पारिसी। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा विज्ञान का जो नोबेल है वो 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्या नाम है उनके? डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोशियन, डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोशियन। आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, या किसी अन्य देश में जन्म भी लिया है तो वो चले गए हैं अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है R&D के लिए बहुत अवसर होता है, और यही ज़रूरी है कोई नई चीज़ खोजने के लिए। विदाउट R&D के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जो भी नया इनोवेशन होता है वो जनरली इन्हीं या वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। उसी का रिजल्ट है कि नोबेल पुरस्कार में भी यही लोग ज़्यादा शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट है भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट। अभी यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका टाइटल क्या है? नो टीचर नो क्लास। ठीक है, इसमें भारत में भी जो क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत सारे स्कूल सिर्फ सिंगल टीचर से चल रहे हैं, सिंगल टीचर स्कूल्स अरुणाचल में 18%। और यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा महिला शिक्षक वाले जो स्कूल हैं वो कहाँ पर हैं? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो 82% स्कूल हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएँ, मतलब चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा महिला शिक्षक हैं, फिर गोवा में। और न्यूनतम महिला शिक्षक कहाँ पर हैं? तो न्यूनतम महिला शिक्षक त्रिपुरा में और फिर असम में। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बताया गया है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 2018-19 में कितना है? 93.03% है। और 2019-20 में कितना है? 102.1% है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये प्राथमिक विद्यालयों का है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग की बात करें इसमें, अच्छा थीम क्या है इसकी? केंद्रीय विषय है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। इसमें रैंकिंग की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, और ये लगातार 11वें वर्ष टॉप पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया है और 46 पोजीशन पे आ चुका है इंडिया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और इसमें एक डेटा और है, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई ये शीर्ष 100 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल है, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो टाइम 100 सूची के बारे में है। टाइम 100 सूची ये कब की है? 2021 की है। और जो टाइम मैगज़ीन है वो विश्व के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनकी लिस्ट जारी करती है। इसमें 100 लोगों को शामिल किया गया है, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं, जैसे कुछ आइकॉन, कुछ पायनियर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेटर्स, इन कैटेगरीज में लोगों को शामिल किया जाता है। और इस टाइम 100 मैगजीन में 3 भारतीय भी शामिल हैं। कौन कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अडार पूनावाला। 3 लोगों को इसमें जगह मिली है। और जो मोदी जी हैं उन्हें नेतृत्वकर्ता की कैटेगरी में रखा गया, श्रेणी में। और इसमें जो ममता बनर्जी हैं उन्हें भी आप देखेंगे तो रखा गया है नेतृत्वकर्ता की ही श्रेणी में। और अडार पूनावाला जो है उन्हें पायनियर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। और ध्यान इसमें एक चीज़ और है कि नेतृत्वकर्ता श्रेणी में और भी लोग शामिल हैं, जैसे कि जो बाइडेन है, शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी शामिल किया गया है। ठीक है, टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में। क्लियर? नेक्स्ट है त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकूस। जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने बहुत पहले 1951 में ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए, हालांकि ये तो ईस्ट में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ने इनके साथ मिल करके एक संगठन बनाया था अंजुस। क्या नाम था उसका? अंजुस,
तो इसी की 70वीं वर्षगांठ मतलब 2021 में इन्होंने एक फिर से संगठन बनाया जिसमें कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए इन्होंने मिल करके एक नया संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अब इस समझौते में देख सकते हैं 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पहल की घोषणा की गई। जो बाइडेन और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के द्वारा। इसमें एक 18 माह का प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया, ये कहिए कि ऑस्ट्रेलिया में ही परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा जो परमाणु ऊर्जा से चलेगी। ठीक है, और इसकी वजह से फ्रांस नाराज़ हो गया था क्योंकि फ्रांस पहले ही समझौता फ्रांस के साथ हुआ था, लेकिन जब ऑकस बना तो अमेरिका इस कॉन्ट्रैक्ट को ले गया। अब वो जो परमाणु पनडुब्बी है वो कौन बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। तो इस वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। ये टाइम मैगजीन की वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन। इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल 1662 विश्वविद्यालयों को जगह दी गई जिसमें 71 भारतीय संस्थान भी शामिल हैं। और जो भारतीय संस्थान हैं उनमें टॉप पर कौन है, IISc बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक स्थान पे आप देखेंगे वैश्विक, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है, ऑक्सफोर्ड, और सेकंड नंबर पे आता है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपने देख ही लिया कि जो हमारा IISc बेंगलुरु है वो यहाँ पर टॉप पर है। ठीक, IISc बेंगलुरु, और जो IIT रोपड़ है वो सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हुरून ग्लोबल 500 सूची। हुरून ग्लोबल 500 सूची जो है वो विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची जारी करता है। तो इसमें बताया गया कि जो एप्पल कंपनी है वो विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। तो अभी का आपने अगर करंट पढ़ा होगा तो उसमें आप सोच रहे होंगे कि जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है अरामको, ठीक है, वो है सर्वाधिक मूल्य कंपनी। तो देखिए ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, 2022 का पूछ रहा है तो वो आंसर चेंज हो जाएगा, एप्पल फिर नहीं होगा। ठीक है, और अगर 2021 का पूछ रहा है, बाकायदे लिख करके पूछ रहा है कि हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021 में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन रही है, तो आप क्या करेंगे, एप्पल करेंगे। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। और इसमें भारत की बात करें तो भारत की जो लगभग 12 कंपनियां इसमें शामिल हैं टॉप 500 में, 12 में भी टॉप पर कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो कि 57वें नंबर पर आती है। इसके बाद है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS जिसको हम कहते हैं, HDFC बैंक थर्ड नंबर पे आता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन। अनुसमर्थन मतलब भारत ने रेटिफाई कर दिया। किगाली संशोधन से पहले हम जान लेते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनके लिए, उनको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ओजोन को नुकसान पहुंचेगा तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो आएंगी और हमारे जीन में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब, देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में साइन किया गया था। ठीक है, 1987 में 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 को, और लागू हुआ था कब, 1989 में। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हो गया था। अब क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समय समय पर संशोधन होता रहा। इसमें जो गैसेस हैं, पहले इसमें केवल CFC शामिल थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्या होता है, टाइम टू टाइम इसमें जो गैस हैं उनकी जो दूसरी गैसें हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता रहा है। तो इसी क्रम में किगाली में अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक समझौता हुआ या संशोधन हुआ। क्या संशोधन था कि विश्व में जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसके भी उत्पादन और उपभोग को रोकने की ज़रूरत है। और ध्यान रखना HFC जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी है। क्लियर। अब इसमें देखिए क्या संशोधन है, इसमें संशोधन ये है कि 2032 से चरणबद्ध तरीके से 2047 तक 85% जो HFC है उसको कम करना है। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से मतलब क्या हो गया कि 2032 में हम 10%, फिर अगले 5 सालों में फिर से 10%, मतलब टोटल 20% हो जाएगा। तो 2037 तक 20%,
फिर 2042 तक 30%, 5-5 साल और 10-10% बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन फाइनली 2047 तक कितना रखना है? 85%। 85% जो HFC है उसको कम करना है। तो इसी को इंडिया ने क्या किया? रेटिफाई कर दिया कि हाँ ठीक है, हम भी इसे कम करेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। वैश्विक युवा विकास सूचकांक को जो है कौन जारी करता है? ये जारी किया जाता है राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा, जो कि लंदन में है। इसमें देखेंगे तो सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और जो चाड है अफ्रीका का एक देश, उसे अंतिम स्थान हासिल हुआ। भारत की बात करें तो भारत 122वें नंबर पर आता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। ये 2020 का है और भारत को इस हिसाब से मध्यम युवा विकास वाले देशों में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। पहली चीज़ कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? तो नेपाल में बनाई जा रही है। अभी हाल ही में जुलाई 2021, लगभग पिछले एक साल पहले, नेपाल और भारत की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा, मतलब इसमें कोई जलाशय या बांध वगैरह नहीं बनाया जाएगा। 900 मेगावाट क्षमता वाली होगी ये। और इसमें देखिए, ये जो परियोजना है ये नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और भारत की ओर से किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश भी है। लगभग 7000 करोड़ का है, 7000 करोड़ का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? यहाँ पर एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में। जो शांति सूचकांक है ये पैरामीटर्स नहीं ध्यान रखना। रैंकिंग की बात करें तो सबसे शांत देश कौन सा है? आइसलैंड है, विश्व का सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। और अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश है, मतलब लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है? अफगानिस्तान है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 135वें नंबर पर आता है। 163 देशों में कितना है? 135वां। और साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन है? भूटान है। तो ठीक है, भूटान के लिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। IMD की है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। इसमें 64 इकोनॉमीज़ को शामिल किया गया है और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन बना हुआ है? स्विट्ज़रलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है पहली बार। और इंडिया जो है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? भारत 2019 से ही 43वें नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्वेकरली साइमंड्स की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें आप देखेंगे तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की बात करें तो भारत की ओर से 3 विश्वविद्यालय हैं, इसमें देख सकते हैं। IIT बॉम्बे जो कि 177वें नंबर पर, फिर IIT दिल्ली और फिर ISC बेंगलुरु। ठीक है, ये टॉप 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। नेक्स्ट है मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के लिए काम करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मृत्युदंड किन देशों में कितना एग्जीक्यूट किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब तक कुल 144 देश ऐसे हैं जिन्होंने कानून में या व्यवहार में मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें चीन के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ से डेटा आ ही नहीं पाता है, गुप्त रखी जाती है सारी जानकारी को। फिर भी अगर हम इसको चीन को शामिल कर लें इस रिपोर्ट में, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मृत्युदंड कहाँ पर दिया गया है? तो वो दिया गया है 2020 में चाइना में ही। लेकिन अगर चाइना को हटा दें तो सबसे ज़्यादा मृत्युदंड कहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया? ईरान में किया गया। ईरान के बाद फिर मिस्र में और फिर इराक में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भारत की बात करें तो 2016 से 2019 तक किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया था। 2020 में निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये सब मेंस में भी काम आते हैं। ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 4 डायमेंशंस है इसके। अब जैसे कि महिला और पुरुष के बीच में जो लैंगिक अंतराल है वो आप किन किन क्षेत्रों में देखेंगे? स्वाभाविक सी बात है, इकोनॉमी में देखेंगे कि आर्थिक भागीदारी कितनी है, महिलाओं को अवसर कितना है, पुरुषों को अवसर कितना है। एजुकेशन में आप देखेंगे, पॉलिटिक्स में आप देखेंगे राजनीतिक सशक्तिकरण,
हेल्थ के सेक्टर में देखेंगे स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, ठीक है। तो ये इसके 4 पैरामीटर्स हैं। अगर हम इसमें रैंकिंग की बात करें तो आइसलैंड जो है वहाँ पर बहुत ही कम लैंगिक असमानता है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंगिक समता कहाँ पर है, तो आइसलैंड में है, ठीक है। और इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर पूर्ण लैंगिक समानता हो, हाँ बस आइसलैंड में सबसे कम लैंगिक असमानता है। भारत वगैरह की बात करें तो भारत कहाँ पर आता है, भारत की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। भारत पहले 112वें नंबर पे होता था 2020 में, लेकिन 2021 में 140वें नंबर पे आ गया। जब इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में देखा गया तो मैंने देखा इसमें तो क्यों, आखिर रीज़न क्या था, तो रीज़न इन्होंने जो बताया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नहीं बल्कि मिनिस्ट्रीज़, मंत्रालय वगैरह में, कैबिनेट में, सरकार में महिलाओं की संख्या कम हो गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आप पैरामीटर्स में, तो राजनीतिक सशक्तिकरण एक पैरामीटर है, तो उनकी संख्या कम हो गई थी, तो एक कारण ये था। इसमें एक चीज़ और दिखाई गई थी कि हेल्थ और उत्तरजीविता को लेकर के हमारे देश में जो MMR है, जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब में थोड़ी सी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था, रैंकिंग को गिरा दिया था, ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम में ही बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें भारत की रैंकिंग 140वां है 2021 में, और 2020 में 112वें नंबर पर, ठीक है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का जो पूरा ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको और तेज़ी से पढ़ेंगे, ठीक है। मैगज़ीन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।